आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में उत्तम नाम का एक आदमी रहने आया था। उसने हमारे गांव का एक खाली घर भाड़े पर लिया और उसी में रहने लगा। उसने जो घर भाड़े पर लिया था उसके आसपास कुछ भी नहीं था, अगर था तो सिर्फ खाली सपाट मैदान। उससे मेरी मुलाकात पहले दिन ही हो गई थी जिस दिन वो हमारे गांव में रहने आए थे। वो अधेड़ उम्र का एक काफी शौकीन आदमी था। उसकी पत्नी 10 साल पहले ही मर चुकी थी और उनका कोई बेटा भी नहीं था। वो इस दुनिया में अकेले रहते थे, मगर उत्तम बाबू काफी कम बात करते हैं। मैं इसके अलावा 2-3 बार उनके घर गया, मगर उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, जिसके बाद मैंने भी उनके घर जाना छोड़ दिया। मगर इतने दिनों में मैंने जो देखा वो बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि उन्होंने अपना घर इस तरह से सजा कर रखा था जैसे वो किसी आदमी के बस की बात ही नहीं थी। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, जिसके बाद मुझे कानों कान ये बात पता चली कि उत्तम बाबू के घर से रात के वक्त किसी औरत की आवाजें आती हैं। ये बात सभी लोगों के साथ ही साथ मुझे भी खटकी कि भला उत्तम बाबू तो अकेले उस घर में रहते हैं, तो रात के वक्त किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है? कहीं उत्तम बाबू हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। खैर, पूरी बात सुनने के बाद मैं अपने घर आ गया। तो उसी रात ठीक रात के 9 बजे मेरे घर पर हमारे गांव के 2-3 लड़के आए, जिसके बाद उनमें से एक ने कहा, नितेश बाबू, सुन रहे हैं ना गांव में क्या हो रहा है? उसके इतना बोलते ही मैं समझ गया कि ये लोग उत्तम बाबू के बारे में बात करने आए हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ सुन तो रहा हूं। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, हमने तय किया है कि कल सुबह सरपंच जी को पूरी बात बताकर उत्तम बाबू को गांव से निकाल देंगे। उसकी ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। भला किसी इंसान के बारे में कानों कान कुछ भी सुनकर हम उसे गांव से नहीं निकाल सकते। ये बात मैंने उन लड़कों को भी बताई, तो उन्हें भी ये बात ठीक लगी, जिसके बाद ये तय हुआ कि कल रात मैं और इनमें से एक लड़का राजू, हम दोनों उत्तम बाबू के घर के पास छिप छिपा कर जाएंगे और ये पता करेंगे कि माजरा क्या है। पूरी बात तय हो जाने के बाद सभी लड़के अपने अपने घर चले गए और मैं भी आराम से सो गया। अगली रात मैं जाने के लिए तैयार होकर बैठा ही था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने राजू खड़ा था, जिसके बाद मैं अपने घर पर आता हूँ बोलकर राजू के साथ चलता बना। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। अमूमन रात के 10 बजे तक हमारे गांव के सभी लोग सो जाते हैं, तो रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। रास्ते पर इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि चल रहे राजू के जूतों की आवाज हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जिस पर मैंने राजू से कहा, अरे तेरे जूतों की आवाज काफी तेज आ रही है, तू बाहरी रास्ते पर रुकना। चलते चलते हम उत्तम बाबू के घर के करीब पहुंचे तो राजू रास्ते पर ही रुक गया और मैं धीरे धीरे छुप छुपा कर उनके खिड़की के पास गया। तो मुझे हल्की हल्की बात करने की आवाजें आ रही थीं, मगर वो आवाज किसी औरत की थी या किसी आदमी की, ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मैं पैर दबाकर चलते हुए दरवाजे के पास गया तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और तभी मुझे हल्की आ रही आवाजें थोड़ी जोर सुनाई पड़ी। उस घर से 2 आवाजें आ रही थी, एक जानी पहचानी उत्तम बाबू की और किसी औरत की। तभी मैंने अपने मन ही मन में कहा, तो गांव वाले ठीक ही कहते हैं,
मगर ये औरत है कौन? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि उस औरत ने उत्तम बाबू से कहा, एक आदमी घर के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहा है, उसे घर के अंदर बुला लाइए। ये सुनकर मैं जितना हैरान नहीं हुआ, उससे ज्यादा शर्म में पड़ गया कि मैं उत्तम बाबू को क्या जवाब दूंगा। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी एकदम से दरवाजा खुला और उत्तम बाबू निकलकर बाहर आए, मगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहे बिना मुझसे ये कहा, आइए अंदर आइए। शर्म में मैं पहले से ही पड़ चुका था, तो अब उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो मैं घर के अंदर गया, मगर घर के अंदर जाते ही मैं सहम गया, क्योंकि अभी अभी जिस औरत की आवाज़ इस घर से आ रही थी वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। बस घर के अंदर उत्तम बाबू और उनके बगल में रखा एक कलश था। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने साफ साफ औरत की आवाज़ सुनी थी और बाहर जाने का एक ही रास्ता है जहां मैं खड़ा था, और ये घर उतना बड़ा भी नहीं है जहां वो औरत छिप सके। तो वो औरत गई तो गई कहाँ? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उत्तम बाबू ने मुझे बैठने को कहा, तो मैं उनके बगल में बैठ गया। मेरे बैठते ही उत्तम बाबू ने कहा, कोई जरूरी काम था क्या? उनके इस सवाल का अभी मैं जवाब देने जा ही रहा था कि तभी मुझे उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। तो उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और उठ खड़ा हुआ कि भला इस कमरे में तो कोई औरत नहीं है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मानो मेरे शरीर का सारा खून जमकर बर्फ के समान हो गया, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी कलश में से आ रही थी जो उत्तम बाबू के बगल में रखा हुआ था। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी उस कलश के अंदर आ रही उस औरत की आवाज ने उत्तम बाबू से कहा, क्या जरूरी काम? ये आपकी जासूसी करने आए हैं कि आप किस औरत से बात करते हैं? उस कलश से निकल रहे इस आवाज को सुनकर मैं और जोर जोर से कांपने लगा और कांपती हुई आवाज में उत्तम बाबू से कहा, ये क्या हो रहा है? इस कलश से आवाज कैसे आ रही है? इस पर उत्तम बाबू का जवाब सुनकर मैं क्या, वहां खड़ा कोई भी आदमी गिरकर बेहोश हो जाता। आगे उत्तम बाबू ने बताया, ये मेरी पत्नी है जो 10 साल पहले मर चुकी है और उसकी आत्मा हर रात कलश के अंदर आकर मुझसे बातें करती है। उत्तम बाबू की बात खत्म होते ही कलश के अंदर से वापस से उनकी पत्नी की आत्मा ने मुझसे कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे रात के वक्त किसी दूसरे के घर पर ताका झाकी करते हुए? जाइए अपने घर जाइए। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर आ गया। इस घटना के बाद मैंने उत्तम बाबू के घर की तरफ जाना छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था जिस कारण मेरी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी और अब कोई भी उत्तम बाबू के ऊपर सवाल नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला, तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है
और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा, इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज़ ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो तांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस तांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस तांगे वाले से सहायता मांग लूं। ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को रोकने का इशारा किया, तो वो तांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। तांगे के रुकते ही तांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपए देकर उसके तांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपये दे दूंगा, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे तांगे पर बैठने को कहा। मैं भी तांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। तांगे पर जहाँ मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था, तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों? क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ, तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी
तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था, मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था। मैंने सभी जेबों को देखा पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले, मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ, शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा, जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतरकर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा मेरे पैसे गिर गए हैं, तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे? और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप? ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका। मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं तभी उस भूत ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। तभी वहाँ फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर आज भी वो आवाज़, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए,
मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।